नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू। परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय तक न्यायपालिका में बहुत शानदार पारी खेली और उसके बाद अब समाज में एक जागरूक नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। साथ ही साथ अब इन्होंने एक पार्टी बना दी है, इश्क करो पार्टी। कॉकरोच पार्टी बनी, उसके बाद इश्क करो पार्टी। उसी के बारे में जानकारी लेंगे सर से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर इश्क करो पार्टी बना दी है सर आपने, ये कॉकरोच पार्टी से प्रभावित होकर बनाई क्या? नहीं, कॉर्पोरेट पार्टी से प्रभावित नहीं हुए। हालांकि मैंने देखा कि कॉर्पोरेट जनता पार्टी कुछ दिन के अंदर उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, जबकि बिल्कुल वो तमाशा है, बिल्कुल बेवकूफी है, उसमें कुछ है नहीं। उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके खोपड़े में कुछ है नहीं। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, वन ऑफ द मेन डिमांड। इस्तीफा दे देगा तो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा, तो फर्क क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसके पास कोई जो असल समस्याएं हैं देश के सामने, जो भयंकर गरीबी है, और भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है, बाल पोषण, हर दूसरा बच्चा हम भारत में कुपोषित है। अब देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑन गूगल, और स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ केयर का जनता के लिए अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, ये सब समस्याओं की तो कोई बात नहीं करी। जो उनके 5 पॉइंट एजेंडा थे, बस वो कहते धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद कोई पद न दो, और इलेक्शन कमीशन ठीक करो। ये सब बिल्कुल सतही बातें हैं, सुपरफिशियल थिंग। जो रियल समस्याओं पे तो उनका ध्यान आया नहीं है। वो बेवकूफ आदमी है, मगर वो क्योंकि इतना आक्रोश है जनता में, ये सही बात है, क्योंकि बड़ी भीषण समस्याएं भारत के सामने हैं, तो इस वजह से वो इतने फॉलोअर्स मिल गए। यहाँ तो जनता है, उसको समझ तो है नहीं। कोई कुछ नारा दे दे तो पीछे पीछे लग जाते हैं, जैसे पाइट पाइपर और हैमिलन के पीछे लग गए थे लोग, आपने कहानी सुनी होगी। तो अब वो बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंदिरा गांधी आई, बोली गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, तो सारे झुंड उनके पीछे पीछे लग गया। अन्ना हजारे आए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो तमाम भीड़ उनके पीछे पीछे लग गई। वो थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ, तो तमाम भीड़ आ गई। तो ये सब हमारे यहाँ लोगों को, लोग भावुक है, भावुक हैं, यानी इमोशनल है, रैशनल नहीं है। अच्छा, असल समस्याएं जो हैं वो इकोनॉमिक हैं, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य लाभ अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, ये असल मुद्दे हैं। तो ये जो पार्टी हम लोग बनाई है, जो मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, प्रिंसटन न्यू जर्सी में, इरफान अली। तो इरफान ने इसका वेबसाइट और इंस्टाग्राम अकाउंट और ये फेसबुक अकाउंट और ईमेल आईडी जो है इश्क करो party@gmail.com, ये सब उसने बना दिया। तो कई लोगों ने पहले समझा कि ये जैसे कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों में इश्क हो, वैलेंटाइन डे जैसा होता है, मगर ये गलत समझ है। हमारा जो उद्देश्य है वो लड़के लड़कियों के बीच में इश्क नहीं, ये देश के लिए इश्क, इसको बढ़ावा देना ये है। क्योंकि देखिए हमारे देश के सामने बड़ी भयानक समस्याएं आ गई, जिनका अभी हमने वर्णन किया। तो इन समस्याओं का निजात पाने के लिए हमको एक महान जन संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष तभी हो पाएगा जब हम एकजुट हों। मगर हम अगर लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, जात के आधार पर लड़े, तो कुछ कोई असल जो महान संघर्ष नहीं कर पाएंगे। एकता हमारी जनता में बहुत आवश्यक है। तो हमारा ये जो इश्क करो पार्टी का मकसद है कि लोगों को समझाना कि तुम लोग एक दूसरे से नफरत ना करो, बल्कि इश्क करो, यानी प्रेम करो, और एकजुट हो जाओ, ताकि ये देश की महान समस्याओं का सामना कर सके। ये हमारा असल मकसद है।
तो आप किसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे सर? आप तो पहले ही कह चुके हैं कि 99% हिंदुस्तानी तो मूर्ख हैं। अरे भाई मूर्ख है, मगर उनकी मूर्खता हटानी है ना। मूर्ख है, इसीलिए देश की दुर्गति है। देश के लोग जो हैं 90% वो उनके कोपड़े में जातिवाद और सांप्रदायिकता भरी हुई है, कास्टिज्म और कम्युनिज्म। उनको दूर करना है और बल्कि बताना है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। तुम्हारी समस्याएं एक ही हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। चाहे हिंदू की समस्या, चाहे मुसलमान की समस्या, हम लोग सब एकजुट हैं। हम लोग को एकजुट होना है। जब तक यूनिटी नहीं होगी जनता में, हम कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे और वही गुर्बत में और बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी में रहेंगे। देखिए आज ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, जी। यानी 100 दिन हो गए हैं और वो हार नहीं मान रहा है, लड़ता जा रहा है। उसका एक वजह है कि हालांकि ईरान एक कम विकसित देश है, अमेरिका तो सबसे ताकतवर देश है, सबसे बड़ी ताकतवर फौज है, मगर इसलिए ईरान लड़ पा रहा है क्योंकि ईरान के लोग एकजुट हैं, हम्म। यूनाइटेड है। हमको सबक लेना चाहिए ईरान से। हम लोग को एकजुट होना चाहिए, मगर अभी हम लोग बटे हुए हैं। अ, अ, जो मजहब और जात, ये सब पैसे पे बटे हुए हैं। हमारे नेता लोग स्वार्थी हैं, वो वोट बैंक के चक्कर में नफरत फैलाते हैं हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सब उनका पर्दाफाश करना है और हमको समझना है कि अ, हम लोग को एकजुट होना है, वरना कभी हम ये भीषण समस्याओं से निजात नहीं पा सकें। तो आप का क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? इसको रजिस्टर करेंगे सिर्फ पार्टी के तौर पे, और जनता के बीच कैसे जाएंगे अपने इश्यूज को लेके, अपने मुद्दों को लेके? हम चुनाव उनाव नहीं लड़ेंगे। हमें अच्छा। कोई चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। हमें ये चेतना बढ़ानी है, जनता में चेतना की। देखो तुम लोग एकजुट हो, तुम लोग सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि तुम लोग बटे हुए हो, हम्म। जात, इन सब के आधार पे। तो हम लोग ये का पूरा प्रयत्न होगा कि लोगों को एकजुट करें और ऑर्गेनाइज करें जनता को। हम कोई पार्टी इन द ट्रेडिशनल सेंस नहीं है कि हम कोई चुनाव लड़ेंगे जैसे कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी पार्टी या और पार्टियां इतनी सारी। हम वो उस सेंस में पार्टी नहीं है, मगर पार्टी इस सेंस में है कि हम चाहते हैं कि देश हमारा खुशहाल हो, राइट। देश तरक्की करे, यहाँ के लोगों को अच्छा जीवन स्तर मिले, बेहतर जिंदगी मिले। वो तभी हो पाएगा जबकि एक हम महान जन संघर्ष करें एकजुट होके, अ, आधुनिक सोच के नेताओं के नेतृत्व में, और लेकिन महान संघर्ष जो कई वर्षों चलेगा, जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जी। तब वो जाके एक जन क्रांति का रूप लेगा, राइट। और तब जाके एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनेगी जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण होगा देश का, और हमारे लोगों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन ये सर, हमारा उद्देश्य। राइट सर, आपने गुजारिश की, ऑनलाइन में देख रहा था, महुआ मोइत्रा को, वो कृष्णानगर तो की मजाक सांसद था। है। नहीं, वो तो एक मजाक था। लेकिन कभी कभी देखिए मजाक भी करना चाहिए ना, हमेशा मैं गंभीर रहूं। ये तो नहीं, मजाक में लेकिन कह दिया कोई। लेकिन अगर वो आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे तो स्वागत तो करेंगे ही सर आप। हाँ, हम सब करेंगे जो हमारे सिद्धांतों से सहमत हों, हम्म। कि हम लोग को एकजुट होना है। हमारे जो सिद्धांतों से सहमत, मगर जो जो जिनकी सोच है कि नफरत बढ़ाना, कि हिंदू मुसलमान, जैसे आजकल है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हम्म। हमको भारतीय लोगों को एकजुट करना है। ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए कल बल्कि मेरी इंटरव्यू ली थी कपिल सिब्बल ने, जो पहले मंत्री भारत जी रह जी जी चुके जी। हैं सर सर सर। और बहुत बड़े वकील हैं। बहुत बड़े वकील हैं। उनका शो आता है, हाँ, दिल से के नाम से शो आता है, अक्सर बहुत आप शानदार देखे है हो। सर, हमने भी कई बार देखा, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, तो उन्होंने कल मेरी इंटरव्यू ली। जी। यही बात मैंने बताई कि हम लोग को एकजुट होना है। हम लोग विभाजित हैं भाई। देखिए
समस्या क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ को तो छोड़िए, उनको तो माफ कर सकते हैं, वो बेचारों को शिक्षा नहीं दी गई, उनको कैसे ब्लेम करें। मगर यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, अधिकांश लोगों में सांप्रदायिकता, जातिवाद भरी हुई है। तो ये हमको, ये बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा लंबा वक्त लगेगा उनका माइंडसेट चेंज करने में, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना आसान चीज नहीं है। जिनका जिनको भरा हुआ है जातिवाद और सांप्रदायिकता उनके दिमाग में, तो उनका उनके विचार बदलना बड़ी कठिन चीज है, बड़ा लंबा समय लगेगा। मगर हम लोग सब उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि राइट। हम आते हैं देश को खुशहाल देखना। जी। इसमें उसमें जितना भी वक्त लगे, जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, मगर वो करनी पड़ेगी, वरना आप पिछड़े रहेंगे, गरीब रहेंगे। बताइए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ दिन के अंदर 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, क्यों हो गए? इसका मतलब कितनी भयंकर बेरोजगारी है। जो युवा पीढ़ी है उनके उसको बेरोजगारी का भूत दिखाई दे रहा है सामने, और डरा हुआ है कि अब हमको, क्योंकि नौकरियां हैं ही बहुत कम, और भी बिल्कुल। कम होती जा रही हैं। तो इसी वजह से कुछ दिन के अंदर उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, जी। जबकि वो पार्टी में कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम आप देखिए जो उन्होंने एजेंडा बनाया, उसमें कुछ नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद कोई पद न दो, और इलेक्शन कमीशन को सुधारो, यही सब नॉनसेंस है। कोई उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है तो भीषण गरीबी, भीषण बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य लाभ अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, बाल कुपोषण, हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है, यानी खाना नहीं ठीक से मिलता है, बढ़ती जा रही है। आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंटरनेशनल एजेंसी, उसने सारे आंकड़े दिए हैं कि हम लोग और बदतर होते जा रहे हैं, और दूसरा बच्चा कुपोषित है, और भी परिस्थिति खराब होती जा रही है। तो हम लोग तभी ये सारी समस्याओं का हल निकाल सकेंगे जबकि एकजुट हो। तो एकजुट होने का मतलब, हम सबसे हमारा प्यार, सब, किसी से नफरत नहीं हो, ये हमारा इश्क करो पार्टी का मकसद है। ये जी। नहीं कि हम लड़के लड़का कुछ जैसे वैलेंटाइन डे में होता है कि लड़के लड़कियां सब हाथ पकड़ के या चूम, ये नहीं, ये नहीं। जी। गलत लोग समझ गए। तो वो राइट मैंने सर। समझाया, एक लेख लिखा मैंने, वो फेसबुक पेज पे आप देख लीजिएगा, मैंने जी। समझाया कि हमारा ये मतलब नहीं था। राइट सर, राइट। आखिरी सवाल सर। तो फिर आप लोग किसी को तो वोट देने के लिए कहेंगे कि भाई आप एकजुट हो जाओ, तो किसको वोट दो? कैसे देश सुधरेगा फिर बिना वोट के? कि हम इस लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र जो हमारे यहाँ चलता, देखिए, एक तो लोकतंत्र जनरल बात होती है, लोकतंत्र की थ्योरी में बात होती है, मगर एक है कि स्पेसिफिकली इन प्रैक्टिस इंडिया में कैसे लोकतंत्र चलता है, उस पर ध्यान दीजिए। सब जानते हैं कि वो काफी हद तक कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक पे चलता है। जी। हमारा हमारा यानी आप समझिए, जब वोटर 90% वोटर, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% वोटर वोट देने जाता है, वो ये नहीं देखता कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, ये नहीं देखता कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ उम्मीदवार की जात और मजहब देखता है, या वो पार्टी जो किसी जात और मजहब को रिप्रेजेंटेटिव अपने को कहती है। 2024 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, आधे जो एमपी इलेक्ट हुए दे आर क्रिमिनल्स। आप देख लीजिए गूगल में। एडीआर का है सर रिपोर्ट, यू आर राइट। 48%, 48% ऑफ एमपीज इलेक्टेड हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वोटर नहीं देखता है कि क्रिमिनल है कि नहीं क्रिमिनल, देखता है ये उम्मीदवार की जात क्या है, मजहब क्या है। मजहब देखता है। आप कैसे ये हमें डॉक्टर हम मैंने तो कई बार कहा। एक बार मेरी इंटरव्यू ली थी एक जर्नलिस्ट है, नीलू व्यास ने। आप देख लीजिएगा, गूगल पे जाइए, जस्टिस कार्टून नीलू व्यास टाइप करिए, वो इंटरव्यू आ जाएगी। जब बिहार का चुनाव के पहले बहुत शोर मच रहा था वोट चोरी का,
तो नीलू व्यास ने मुझसे पूछा आपकी क्या राय है वोट चोरी के बारे में। मैंने कहा और वोट चोरी होनी चाहिए, सब अच्छा। वोट चोरी हो, तुम वोट देने लायक नहीं हो। हाँ। डेमोक्रेसी इज मेंट फॉर पीपल विद रैशनल माइंड्स। तुम लोग वोट दो, मानो सब बोलेंगे कोई वोट चोरी ना हो, कोई इलेक्शन इलेक्टरल रोल में रिगिंग ना हो, फिर भी वोटर वोट देगा कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। आप बिल्कुल समझे सर। ना? लिहाजा क्या फर्क, चाहे वोट चोरी हो या ना हो, चोरी हो, क्या क्या फर्क, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो वोटर देगा कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। उसका इतना पिछड़ा दिमाग है, माइंडसेट इज सो बैकवर्ड ऑफ 90% पीपल, इवन एजुकेटेड पीपल। मैं कह रहा हूँ कि इससे मेरे कोई, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट गेट दे, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रैशनल माइंड्स। माइंडसेट ही नहीं है डेमोक्रेसी लायक। तुम तो कास्ट और रिलीजन पे हुआ, तुम्हारा 90% लोग उसी पे चलते हैं। तो लिहाजा यहाँ तो मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। यू पीपल आर नॉट फिट फॉर, इंडियन आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। जब तुम्हारे खोपड़े में गोबर भरा है, गोबर मतलब जातिवाद और सांप्रदायिकता, तुम वोट देने लायक हो? आपको एक उदाहरण, अगर 2 मिनट टाइम हो, मैं एक जी दो प्लीज सर, उदाहरण दूंगा। प्लीज सर प्लीज। मुझे एक बार बुलाया गया था देहरादून यूनिवर्सिटी, 300-400 साल पहले। आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिएगा जस्टिस काटजू देहरादून यूनिवर्सिटी या देहरादून लॉ कॉलेज। करीब 35-40 मिनट की मेरी स्पीच थी। अच्छा, वो हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था जहां ये फंक्शन हुआ। 300-400 कुर्सियां थी, सब खचाखच भरी थी, 100-150 लोग खड़े भी थे। अच्छा, फ्रंट रो में उस हॉल में बैठे थे प्रोफेसर ऑफ देहरादून यूनिवर्सिटी, वो बढ़िया टाई शर्ट पहने। कोई पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड इन अमेरिका, कोई पीएचडी फ्रॉम येल, कोई पीएचडी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब बैठे हुए थे, और लेडी प्रोफेसर उसके पीछे, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद सारे स्टूडेंट, लड़के, खचाखच भरा। तो मैंने जो स्पीच दी, कई चीजें कही, उसमें एक ये भी बात मैंने कहा कि ये जो बैठे हैं प्रोफेसर आपके फ्रंट रो पे, बढ़िया सूट टाई पहने, और अमेरिका के हार्वर्ड वगैरह की या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पीएचडी लेके आए हैं, 2 मिनट में मैं सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही शब्द मैंने, आप सुन लीजिएगा, आपको यू। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि इनसे पूछिए कि अगर आपकी लड़की किसी दलित लड़के से शादी करना चाहे तो आप राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कत्ल करवा देंगे, ऑनर किलिंग करा देंगे, वो अपनी लड़की का भी, वो लड़के का भी। तो मैंने कहा 2 मिनट नहीं लगा मुझे, मैंने 1 मिनट में सिद्ध कर दिया कि आप पीएचडी होंगे हार्वर्ड के, मगर आपके खोपड़े में गोबर भरा हुआ है, जातिवाद का गोबर। ये आप आपके पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका की पीएचडी लेके आए हैं, उनका हाल है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। लॉट ऑफ इडियट्स हैव गॉट पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। सवाल है तुम्हारे खोपड़े में क्या। अच्छा, एक और आपको एग्जांपल दें। मैं चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट। तो एक दिन शाम को मैं बैठा था घर पे, तो एक हाई कोर्ट जज जो शेड्यूल कास्ट के थे, और वो उनकी वाइफ वो अपर कास्ट की थी, उनका लव मैरिज हुआ था करीब 25 साल पहले। वो दोनों कर्टसी कॉल पे आए थे, आई वॉज चीफ जस्टिस, मेरे घर आए। तो वो उनकी वाइफ जो थी हाई कोर्ट जज साहब की, जो दलित जज थे, वो वाइफ अपर कास्ट, शायद ब्राह्मण या वट, उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि जब हमारी शादी हुई 25-30 साल पहले, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया उसी दिन, और उसके बाद कोई संपर्क नहीं रखा हमसे, कोई संपर्क नहीं रखा। ये आपका मुल्क है? यानी बिल्कुल आप लोग गंवार उजड़ किस्म के लोग हैं, 90%। ये जो पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अनपढ़ को तो मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, वो बेचारे, उनको शिक्षा ही नहीं दी गई है कि उनको, उनसे क्या उम्मीद की जाए। पढ़े लिखे लोगों का हाल है, एजुकेटेड क्लास, दलित को नीच मानते हैं। तो जो दलित को नीच मानता है, उसके खोपड़े में गोबर नहीं भरा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। डेमोक्रेसी लायक है? डेमोक्रेसी मीन रिक्वायर्स a people with rational minds who can take vote on rational considerations। कि जो वोटर वोट देने जाए तो वो देखे कि ये उम्मीदवार जो है, अगर ये चुनाव जीत जाए तो हमारे भले के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा।
ये कभी नहीं देखते हैं, बस वो उसकी जात और बिरादरी देखते हैं। तो आप डेमोक्रेसी लायक हैं? तो मैंने वो नीलू व्यास जर्नलिस्ट से कहा कि सब वोट चोरी होते हैं बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, आपको वोट ही नहीं मिलना चाहिए, आप लायक नहीं है वोट देने, यू नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। आपका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है। हम्म। 90% लोगों का जो दिमाग है, 5 साल का बच्चा जो होता है उसको आप आजादी देते हैं? नो, यू ही वॉन्ट्स टू प्ले। अगर आप यू फोर्स हिम टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो अपना भला बुरा जानता ही नहीं है, ही डज नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर हिमसेल्फ। तो यू ही कांट बी गिवन फ्रीडम, ही हैज टू टोल्ड कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ के लोगों का दिमाग 5 साल के बच्चे के बराबर है। कास्टिज्म कम्युनिज्म भरा हुआ है। आपके इलेक्शन इसी आधार पे होते हैं 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 90%। तो लिहाजा कैसे देश तरक्की करेगा अंडर डेमोक्रेसी? आई एम, देखिए, एक दो चीज और बताना चाहता हूँ। सर। देखिए, the test of every political activity is one and only one, and that is, does it raise the standard of living of the people or not? Does it give them better lives or not? अब अगर बिहार में नीतीश कुमार हार जाते और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाता, सपोजिंग इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता, और there would have been a change in leadership, तो भी आम जनता की जिंदगी में क्या फर्क आता? कुछ नहीं आता, वही वैसी गरीबी में और बेरोजगारी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, उसी में। तो हाउ इज इट रेलिवेंट? वो चोरी हो या ना हो, रेलिवेंट? देखिए, डेमोक्रेसी इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ। डेमोक्रेसी कैन ओनली बी अ मीन्स टू एन एंड, मीन्स। एंड दैट एंड मस्ट बी रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड गिविंग देम बेटर लाइफ। अगर डेमोक्रेसी इसमें मदद करता है तो अच्छी चीज है, मगर यहाँ तो डेमोक्रेसी उल्टा करता है। यहाँ तो डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, फर्दर fortifies and strengthens casteism and communalism, क्योंकि इसी पे चलता है। तो और कास्टिज्म कम्युनिज्म होने की वजह से हम कोई तरक्की नहीं कर पा, प्रोग्रेस इज ब्लॉक। राइट सर। तो लिहाजा हाउ कैन डेमोक्रेसी बी सेड टू बी अ गुड थिंग द वे इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया? आप लायक नहीं, यहाँ आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फ्रीडम। आप फ्रीडम लायक नहीं है। को आपका 5 साल का बच्चे का दिमाग है, आपको कैसे आजादी मिल सकती है? आप अपना भला बुरा जानते ही नहीं है। आप फॉलो करेंगे वो क्या, आप पता नहीं, आपको याद है, आपकी उम्र क्या है, इमरजेंसी के बाद 75 के बाद जयप्रकाश नारायण साहब ने मूवमेंट शुरू किया, है, संपूर्ण क्रांति, वैसा संपूर्ण नॉनसेंस। क्रांति। ही वाज एन इडियट, जयप्रकाश नारायण, उसके खोपड़े में कुछ था नहीं, मगर वो बड़ा पॉपुलर हो गया। तो बड़ा पॉपुलर, वैसे अन्ना हजारे एक जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए, भ्रष्टाचार हटाओ भ्रष्टाचार, जबकि अन्ना हजारे के खोपड़े में कुछ है ही नहीं है। तो लिहाजा ये कंट्री डेमोक्रेसी लायक है नहीं भाई। तमाम लोग कहते हैं साहब कि वोट चोरी हो गई और ये यानी दे assume कि डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग एंड वॉट एवर हार्म्स डेमोक्रेसी इज अ बैड थिंग। बट पहला assumption ही गलत है। आई डोंट एक्सेप्ट इट। हाउ इज डेमोक्रेसी अ गुड थिंग द वे इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया? इस पे स्पेसिफिकली, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स इन इंडिया, इस पे बात करिए। Don't talk of democracy in the abstract or democracy in theory. Talk of how democracy actually functions in India. Is it not correct ओके कि सर। largely done on the basis of caste and communal vote banks? एब्सोल्युटली राइट तो सर। क्या ये तो देखिए, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India has to progress. But our democracy further strengthens and fortifies them, क्योंकि इसी पे चलती है। तो कैसे अच्छी चीज हो सकती है भाई? अब आजकल क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, इस पे पॉलिटिक्स चलती है और इस पे जीत रहे हैं वो लोग। अब बताइए, आपस में हमारी जो इस करो पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है कि ऑल आर पीपल, वेदर हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ऑल कास्ट, वी मस्ट ऑल यूनाइट। और ये फोर्सेस जो हमको डिवाइड करते हैं ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हम डिवाइडेड रहेंगे तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वी विल रिमेन अ बैकवर्ड कंट्री एंड पुअर कंट्री। यही मेरा कहना है। जी सर। बहुत डिटेल में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई सर। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया बहुत छोटे नोटिस पर। आई एम रियली थैंकफुल सर। थैंक यू वेरी मच।